हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीफाई सक्सेस। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 इंटरनेशनल बिजनेस के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, करने के रीजंस क्या हैं, उसका स्कोप क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। अब इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे, वो हैं मेजर डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए और मेजर डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है इंपोर्ट ट्रेड के लिए। साथ में लास्ट टॉपिक डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मेजर डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी होते हैं एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए, मीन्स मेजर डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन कनेक्शन विद एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। सो तीन तरह से इसको बाइफरकेट किया गया है। पहला है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वो है एक्सपोर्ट इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। ये क्या होते हैं? एक्सपोर्ट इनवॉइस क्या होता है? सबसे पहले एक्सपोर्ट इनवॉइस इज अ सेलर्स बिल फॉर मर्केंडाइज एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स सच एज क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ पैकेजेस, marks on packing, port of destination, name of slip, bill of lading number, टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट्स। ये एक्सपोर्ट इनवॉइस क्या होता है? सेलर का बिल होता है। जो जो भी गुड्स इनपुट मतलब जो भी गुड्स एक्सपोर्ट हो रही हैं उसका बिल होता है, सेलर का बिल होता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है गुड्स से रिलेटेड, उसकी क्वांटिटी, वैल्यू, नंबर ऑफ पैकेजेस, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट इनवॉइस के ऊपर होती है। पैकिंग लिस्ट, नेक्स्ट है पैकिंग लिस्ट, जो डॉक्यूमेंट जरूरी है एक्सपोर्ट के लिए गुड्स रिलेटेड। अ पैकिंग लिस्ट इज a statement of the number of cases or packs and the details of the goods contained in these packs. पैकिंग लिस्ट एक स्टेटमेंट है जिसमें नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ पैक्स, कितने पैकेट्स हैं, इनकी लिस्ट होती है। उसमें सारी डिटेल्स होती है गुड्स की कि एक पैक में कितनी गुड्स हैं। इट गिव्स डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स के नेचर की भी डिटेल देता है, विच आर बीइंग एक्सपोर्टेड एंड द फॉर्म इन विच दीज आर बीइंग सेंट, और किस फॉर्म में क्या गुड्स है, गुड्स का क्या नेचर है और वो किस फॉर्म में भेजी जा रही है। ये सारी डिटेल्स होती हैं पैकिंग लिस्ट के ऊपर। Certificate of origin and next document. This is a certificate which specifies the country in which the goods are being produced. ये सर्टिफिकेट है कि ये सर्टिफिकेट है मतलब ओरिजिन का सर्टिफिकेट है, तो ये ओरिजिन के बारे में बता रहा है। तो ये सर्टिफिकेट स्पेसिफाई करता है कि गुड्स जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस की गई है, उस कंट्री का ओरिजिन बताया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का। सॉरी, उन गुड्स का ओरिजिन बताया जाता है कि इस कंट्री में ये ओरिजिनेटेड है और किसमें, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में। दिस सर्टिफिकेट इंटाइटल्स द इम्पोर्टर टू क्लेम टैरिफ कंसेशन और अदर एग्जाम्पशन। इस सर्टिफिकेट की हेल्प से जो इम्पोर्टर है वो टैरिफ कंसेशन वगैरह क्लेम कर लेता है, और भी एग्जाम्पशन होती हैं, जैसे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सर्टेन प्री स्पेसिफाइड countries. This certificate was also required when there is a ban on imports. अभी imports पे कोई बैन है तो उस केस में भी ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम सेलेक्ट कंट्रीज। The goods are allowed to be brought into the importing country. इंपोर्टिंग कंट्री में तभी अलाउ की जाती हैं गुड्स लाने के लिए इफ दीज आर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बैंड कंट्री, जब वो ओरिजिनेट ना हो रही हो बैंड कंट्री से। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो डॉक्यूमेंट तो एक्सपोर्ट का है, उसमें एक्सपोर्टर लिख के दे रहा है, या एक्सपोर्ट मतलब जो एक्सपोर्टर की कंट्री है उससे जा रहा है, पर ये मेनली काम किसका आ रहा है, इम्पोर्टर की। कई बार ऐसी कंट्रीज होती हैं, दो कंट्री वॉर पे हैं जैसे, तो एक दूसरे को बैन कर देती है कि हम एक दूसरे से ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। तो इम्पोर्ट में ऐसी किसी कंट्री से ट्रांजेक्शन ना हो कि जो जहां पे बैंड है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, वो और उस चीज के लिए ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लिया जाता है। Next is certificate of inspection. For ensuring quality, the government has made it compulsory for certain products that these be inspected by some authorized agency. कुछ क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर रखा है कि कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा ऑथराइज्ड एजेंसी के द्वारा। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके लिए, इज वन सच एजेंसी विच कैरीज आउट सच इंस्पेक्शन। ये EICI एक ऐसी एजेंसी है जो इस तरह के इंस्पेक्शन को करती है और सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसमें दैट द असाइनमेंट हैज बीन इंस्पेक्टेड एज रिक्वायर्ड अंडर एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 and satisfy the conditions related to quality control and inspection as applicable to and is export worthy. EICI क्वालिटी
को चेक करके सर्टिफिकेट इशू करती है। वो किसके अंडर करती है? एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 के अंदर। और उस सर्टिफिकेट में ये होता है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कंसाइनमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स थे गुड्स से रिलेटेड। और कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होते हैं शिपमेंट से। शिपमेंट मतलब भेजने का जो प्रोसेस है उससे। उसमें पहला है मेट्स रिसीप्ट। दिस रिसिप्ट इज गिवन बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप। शिप का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो ये रिसिप्ट देता है टू द एक्सपोर्टर आफ्टर द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप। जब सारा सामान शिप पे लोड हो जाता है उसके बाद एक्सपोर्टर को ये कमांडिंग ऑफिसर शिप का मेट रिसिप्ट देता है। द मेट रिसिप्ट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द वेसल। वेसल का नेम लिखा होता है, उस पर बर्थ लिखा होता है, डेट ऑफ शिपमेंट लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेजेस, मार्क्स एंड नंबर्स, कंडीशन ऑफ द कार्गो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑन बोर्ड द शिप, ईटीसी। ये सब चीजें लिखी होती है मेट्स रिसिप्ट में। द शिपिंग कंपनी डज नॉट इशू द बिल ऑफ लेडिंग अनलेस रिसीव द मेट्स रिसिप्ट। जब तक मेट रिसिप्ट नहीं मिल जाती तब तक शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लेडिंग इशू नहीं करती है। नेक्स्ट है शिपिंग बिल। शिपिंग बिल क्या होता है? द शिपिंग बिल इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच कस्टम्स ऑफिस ग्रांट्स परमिशन फॉर द एक्सपोर्ट। ये मेन डॉक्यूमेंट है शिपिंग बिल, जिसके बेसिस पे कस्टम ऑफिसर परमिशन देती है एक्सपोर्ट करने की। द शिपिंग बिल कंटेन्स पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स। इसमें पर्टिकुलर होते हैं गुड्स के जो एक्सपोर्ट की जा रही है। वेसल का नाम होता है, मतलब शिप का नाम होता है। द पोर्ट एट विच गुड्स आर टू बी डिस्चार्ज, उस पोर्ट का नाम होता है जहाँ पे गुड्स भेजी जा रही है। कंट्री ऑफ जहां से गुड्स भेजी जा रही है उसका होता है। कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, जो फाइनल डेस्टिनेशन है जहां भेजी जा रही है उस कंट्री का नाम होता है। एक्सपोर्टर का नाम होता है और उसका एड्रेस होता है, और भी कुछ डिटेल्स हो सकती है। बिल ऑफ लेडिंग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट वेयर इन अ शिपिंग कंपनी गिव्स इट्स ऑफिशियल रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें शिपिंग कंपनी ऑफिशियल रिसिप्ट देती है गुड्स की, पुट ऑन बोर्ड इट्स वेसल, जो उसने अपने वेसल पे रखी है, एंड एट द सेम टाइम गिव्स एन अंडरटेकिंग टू कैरी देम टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। और ये अंडरटेकिंग लेती है कि उनको वो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुंचा दें। It is also a document of title to the goods and as such is freely transferable by the endorsement and delivery. ये document of title है goods का और easily transferable भी है। नेक्स्ट है एयरवे बिल। एयरवे बिल बिल ऑफ लेडिंग की तरह ही एयरवे बिल भी डॉक्यूमेंट होता है जब एयरलाइन कंपनी होती है। बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी इशू करती है, शिप के थ्रू भेजा जा रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग। वहीं अगर बाय एयर भेजा जा रहा है तो एयरवे बिल यूज होता है। बाय एन एयरलाइन कंपनी गिव्स इट्स ऑफिशियल रिसिप्ट देती है वो गुड्स की कि गुड्स ऑन बोर्ड हो गई है एयरक्राफ्ट पे, एंड एट द सेम टाइम गिव्स एन अंडरटेकिंग टू कैरी देम टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। सिमिलर है ये बिल ऑफ लेडिंग से। बस ये क्या है, बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग, अगर शिप के थ्रू भेजा जा रहा था सामान तो इशू किया जा रहा था शिपमेंट कंपनी के द्वारा। वही एयर के थ्रू भेजा जा रहा है सामान, बाय एयरवेज भेजा जा रहा है तो एयरवे बिल होता है और वो एयरलाइन कंपनी इशू करती है। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर इनके शिप से भेजा जा रहा है तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है। मरीन इंश्योरेंस मतलब कि शिप से जाने में कुछ रिस्क रहता है, पानी के थ्रू तूफान वगैरह आ गया, इस तरह के रिस्क होते हैं, तो उन रिस्क को कवर करने के लिए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है एक्सपोर्ट। इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट फॉर प्रीमियम टू indemnify the insured against loss incurred by the latter in respect of goods exposed to the perils of the sea. मरीन इंश्योरेंस आपने आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है तो इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कार्ड टिकट है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अ कार्ड टिकट इज ऑल्सो नोन एज कार्ड चिट, इसे कार्ड चिट भी कहते हैं, व्हीकल और गेट पास भी कहते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर एंड इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ द एक्सपोर्ट कार्गो। ये एक्सपोर्टर बनाता है और इसमें डिटेल्स होती हैं एक्सपोर्ट कार्गो की इन टर्म्स ऑफ द शिपर नेम। इसमें शिपर का नाम होता है, नंबर ऑफ पैकेजेस मेंशन होता है, शिपिंग बिल नंबर मेंशन होता है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन मेंशन होता है, एंड द नंबर ऑफ व्हीकल कैरिंग द कार्गो। ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू शिपमेंट है। अब डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ गारंटी इशूड बाय द इंपोर्टर बैंक। की गारंटी है इंपोर्टर बैंक के द्वारा जो इशू की गई है, दैट इट विल ऑनर अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ द पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स टू द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर। ये लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर के बैंक की गारंटी है कि वो एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट देगा, सर्टेन अमाउंट की पेमेंट करेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट इज द मोस्ट
appropriate and secure method of payment. अब ये कंट्रीज के बीच में पेमेंट हो रहा है तो कैश पेमेंट होना तो बहुत मुश्किल है, तो ये बैंक के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही पेमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे सिक्योर जो वे है वो लेटर ऑफ क्रेडिट ही है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को करने के लिए, जिसमें इंपोर्टर का बैंक गारंटी लेता है कि जब इंपोर्ट का गुड्स रिसीव हो जाएगा तो वो एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट कर देगा। बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज रिटन इंस्ट्रूमेंट, रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है वेयर बाय द पर्सन इशूइंग द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट्स द अदर पार्टी टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू अ सर्टेन पर्सन और द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो इशू कर रहा होता है उस इंस्ट्रूमेंट को, वो दूसरी पार्टी को डायरेक्ट करता है कि स्पेसिफाइड अमाउंट सर्टेन पर्सन को, बियरर को इंस्ट्रूमेंट के पे किया जाएगा। उस पर लिखा होता है, एक प्रॉमिस टाइप का होता है। इट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन में क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द एक्सपोर्टर। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ कर रहा है? एक्सपोर्टर ड्रॉ कर रहा है इम्पोर्टर पे, और आज कह रहा है आस्किंग द लेटर टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू अ सर्टेन पर्सन। ये कह रहा है कि ये सर्टेन अमाउंट सर्टेन पर्सन को दे देना या बियरर को दे देना बिल ऑफ एक्सचेंज पे। द डॉक्यूमेंट्स गिविंग टाइटल टू द एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट आर पास्ड ऑन द इम्पोर्टर ओनली। एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज इंपोर्टर पे ही पास किया जाता है, ओनली व्हेन द इंपोर्टर एक्सेप्ट्स द ऑर्डर कंटेन्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट नेक्स्ट है। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट इज अ सर्टिफिकेट दैट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड। ये बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट वो सर्टिफिकेट होता है जिसमें सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट से रिलेटेड नेगोशिएटेड जो होते हैं वो इसमें लिखे होते हैं। एंड द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, उस पर ये लिखा होता है कि पेमेंट रिसीव हो गई है अकॉर्डिंग विद द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, इन मेजर डॉक्यूमेंट्स यूज इन एक्सपोर्ट ट्रेड। अब हमें देखने इंपोर्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मेजर डॉक्यूमेंट्स क्या है। ऑलमोस्ट सिमिलर से ही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, कुछ चीजें आपको कॉमन भी मिलेंगी इसमें। लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रेड पहला है इसमें एक इंपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मेजर डॉक्यूमेंट्स देखने हैं आप। पहला है ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी क्या होता है? अ ट्रेड इंक्वायरी इज अ रिटन रिक्वेस्ट बाय एन इंपोर्टिंग फर्म। ये रिटन रिक्वेस्ट होती है इंपोर्टिंग फर्म की, जो फर्म इंपोर्ट कर रही है किसी भी कंट्री की, उसकी रिटन रिक्वेस्ट होती है एक्सपोर्टर को कि वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करे प्राइस के बारे में, टर्म्स के बारे में, कंडीशंस के बारे में, जो भी एक्सपोर्ट करना चाह, जो भी इंपोर्टर गुड्स को इंपोर्ट करना चाहता है उन गुड्स की टर्म्स, कंडीशन, प्राइसेस वगैरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसकी रिटन रिक्वेस्ट को कहते हैं ट्रेड इंक्वायरी। नेक्स्ट है परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या है? अ परफॉर्मा इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स एज टू क्वालिटी, ग्रेड, डिजाइन, साइज, वेट एंड प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। परफॉर्मा इनवॉइस डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, क्वालिटी की, ग्रेड की, डिजाइन की, साइज की, वेट की, प्राइस की, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की, एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच देयर एक्सपोर्ट विल टेक प्लेस। और टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जिसपे ये ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करेगा। import order or indent, next document है import order या indent. It is a document in which the buyer importer orders for supply of requisite goods to the supplier exporter. ये document है जिसमें buyer जो है वो order करता है supply करने की goods को, जो भी रिक्वायर्ड गुड्स है उनको सप्लायर से, सप्लायर को ऑर्डर देता है उस चीज का, मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ऑर्डर देता है इस डॉक्यूमेंट के थ्रू। द ऑर्डर और इंडेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन होती है क्वांटिटी की, क्वालिटी की जो इंपोर्ट की जाएंगी गुड, प्राइस चार्ज क्या किया जाएगा, मेथड क्या होगा फॉरवर्ड करने का गुड्स, नेचर क्या होगा पैकिंग का, मोड ऑफ पेमेंट, ये सब की डिटेल्स होती है ऑर्डर और इंडेंट पर। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। सेम है, इंपोर्टर का बैंक गारंटी लेता है कि वो एक्सपोर्टर के बैंक को जो पेमेंट दे देगा जब गुड्स रिसीव हो जाएंगे। नेक्स्ट है शिपमेंट एडवाइस। द शिपमेंट एडवाइस इज अ डॉक्यूमेंट दैट द एक्सपोर्टर सेंड्स टू द इंपोर्टर इन्फॉर्मिंग हिम दैट द शिपमेंट ऑफ गुड्स हैज बीन मेड। शिपमेंट एडवाइस एक डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर भेजता है इंपोर्टर को, ये इन्फॉर्म करते हुए कि शिपमेंट हो चुका है गुड्स का। शिपमेंट ऑफ एडवाइस कंटेन्स इनवॉइस नंबर, इसमें इनवॉइस नंबर होता है, बिल ऑफ लेडिंग और एयरवेज बिल नंबर होता है, डेट होती है, नेम होता है वेसल का डेट के साथ, द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी होता है, एंड द डेट ऑफ सेलिंग ऑफ द वेसल,
किस दिन निकली है। बिल ऑफ लेडिंग है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बिल ऑफ लेडिंग की सिमिलर ही है उसको। इट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द मास्टर ऑफ द शिप। शिप जो है मास्टर का, सॉरी, मास्टर है जो शिप का, वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है इसको और साइन करता है, एक्नॉलेज करता है कि गुड्स बोर्ड हो चुकी है। इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो भी पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन से रिलेटेड होती है। एयर बिल भी सेम सेम बिल ऑफ लेडिंग की तरह। बिल ऑफ, और जो हमने एक्सपोर्ट में देखा वही है बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल। एयरवे बिल बिल ऑफ लेडिंग जैसा है, बस क्या है कि अगर जब एयरवेज के थ्रू भेजा जा रहा है तो वो बिल एयरवे बिल यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री इज अ फॉर्म सप्लाइड बाय द कस्टम्स ऑफिस टू द इम्पोर्टर। ये फॉर्म है कस्टम ऑफिस जो इम्पोर्टर को सप्लाई करता है। इट इज टू बी फाइल्ड बाय द इम्पोर्टर। ये इम्पोर्टर को भरना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स, जब वो गुड्स को रिसीव करता है। इट हैज टू बी इन ट्रिप्लिकेट एंड इज टू बी सबमिटेड टू द कस्टम ऑफिसर। ये 3 कॉपीज होनी चाहिए इसकी और ये कस्टम ऑफिस को सबमिट किया जाता है। द बिल ऑफ एंट्री कंटेन्स इन्फॉर्मेशन। बिल ऑफ एंट्री में इंफॉर्मेशन होती है नाम की, एड्रेस की, इम्पोर्टर के, नेम होता है शिप का, नंबर होते हैं पैकेजेस के, मार्क्स ऑन द पैकेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्सपोर्टर, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन एंड कस्टम्स ड्यूटी पेएबल। बिल ऑफ एक्सचेंज है नेक्स्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज सिमिलर है। फिर है साइड ड्राफ्ट। It is a type of bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज का ही टाइप है, where in the drawer of the bill of exchange instructs the bank to hand over the relevant documents to the importer only against payment. फिर है assigns draft. It is a type of bill of exchange wherein the drawer of the bill of exchange instructs the bank to hand over the relevant documents to the importer only against acceptance of bill of exchange. इसमें importer को पेमेंट के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे और इसमें इम्पोर्टर को बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट में भी दे दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टेड गुड। इसमें सारी डिटेल्स होती है इम्पोर्टेड गुड्स की। इट इज द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच अनलोडिंग ऑफ कार्गो टेक्स प्लेस। इसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो कार्गो की लोडिंग है इम्पोर्टिंग कंट्री में वो की जाती है। डॉक चालान नेक्स्ट लास्ट डॉक्यूमेंट है ये इम्पोर्ट का। डॉक चार्जेस आर टू बी पेड व्हेन ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ कस्टम्स आर कंप्लीट। कस्टम डिपार्टमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद डॉक चार्जेस पे किए जाते हैं। इसको कौन पे करता है? इम्पोर्टर। while paying the dock dues, the importer or his clearing agent specifies the amount of dock dues. जो डॉग ड्यूज पे किए जा रहे हैं उसके बाद इम्पोर्टर या उसके क्लियरिंग एजेंट जो भी है स्पेसिफाई करता है अमाउंट को डॉग ड्यूज के इन अ चालान और फॉर्म विच इज नोन एज डॉग चालान। डॉग चालान मतलब एक चालान या फॉर्म में लिखता है उन चीजों को और उसको कहते हैं हम डॉग चालान। ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग और इसकी ऑब्जेक्टिव। छोटा सा टॉपिक है। वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूटीओ भी कहते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मेन क्या है? मेन काम क्या है? रेगुलेट करना और फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाना और इजीली ट्रेड हो सके इस चीज को इंश्योर करना। Governments use the organization to establish, revise, and enforce the rules that govern international trade in cooperation with the United Nations system. गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करती है स्टैब्लिश करने के लिए, रिवाइज करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए रूल्स को जो इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करेंगे। और कॉपरेशन किस कॉपरेशन में? यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के कॉपरेशन में। The WTO is the world's largest international economic organization, सबसे बड़ी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 166 मेंबर्स हैं, मतलब 166 कंट्रीज मेंबर हैं इसकी, रिप्रेजेंटिंग ओवर 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल जीडीपी। जो भी ग्लोबल ट्रेड और जीडीपी है उसकी 98% को ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करती है 166 कंट्रीज। इट ऑफिशियली कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1995। ये भी याद होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम करना कब से शुरू किया था? 1 जनवरी 1995 से शुरू किया था। और pursuant to the 1994 मर्केश एग्रीमेंट, मर्केश एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग
और इसने किसको रिप्लेस किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। मतलब डब्ल्यूटीओ के आने से पहले एक और चीज थी जो गवर्न कर रही थी ट्रेड को, वो क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका सक्सेसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये जीएटीटी गेट 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसको हटा के क्या लाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बैरियर्स को रिमूव करना, प्रमोट करना ट्रेड को, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेड से रिलेटेड बैरियर्स को रिमूव करना, और दूसरा प्रमोट करना ट्रेड को ओवरऑल ऑल ओवर द ग्लोब। इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, डब्ल्यूटीओ एम्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने का एम रखता है हर इंडिविजुअल की जो इसके मेंबर नेशंस में है। एम्स टू इंश्योर 100% एम्प्लॉयमेंट, इसका एम है कि 100% एम्प्लॉयमेंट हो और डिमांड में भी राइज हो गुड्स और सर्विसेज की। इट एम्स टू इनलार्ज द प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसका एम है कि प्रोडक्शन और ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बढ़े। WTO also aims to ensure the full utilization of national and international resources. WTO एम करता है कि फुल यूटिलाइजेशन हो नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज का। aims to safeguard the environment from depletion due to human interference, इसका एम एनवायरमेंट को सेव करना भी है जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से डिप्लीट होती जा रही है। It aims to ensure that all companies accept and abide by the concept of sustainable development. इसका एम ये भी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी एम्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं उससे कंपनी अबाइड करे, मतलब उसको उनको माने। ऑल्सो एम्स टू इम्प्लीमेंट अ न्यू फॉरेन ट्रेड मैकेनिज्म, इनका एम ये भी है कि न्यू फॉरेन ट्रेड मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करें जो एग्रीमेंट में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट, WTO aims to promote international trade that can certainly benefit all countries, to remove the existing obstacles present in an open global trading system। ये भी एम है कि जो भी existing obstacles present हैं global trading system में उसको दूर किया जाए। Even aims to take certain steps towards developing the poorest and underdeveloped countries। इसका एम ये भी है कि जो पुअरेस्ट और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी डेवलप किया जाए और उनके भी उनमें भी ऐसा ट्रेड हो कि इससे वो डेवलप। WTO even aim to enhance competitiveness between all the member countries to benefit the maximum number of customers। और ये भी एम है WTO का कि कॉम्पिटिटिवनेस कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में बढ़े जिससे कस्टमर का फायदा। तो ये मेन एम्स हैं, और ये एम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन एम क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट है सब एम है, पर हमें हमें नहीं याद रखनी। आपके याद रखने की चीज क्या है कि तीन चार इसमें से याद रख सकते हैं, और मेन एम याद रखना है कि जो भी बैरियर्स हैं ट्रेड से रिलेटेड उनको रिमूव करना और प्रमोट करना ट्रेड को। इसमें से भी एक आध दो याद हो तो अच्छी बात है। तो इसी के साथ ऑब्जेक्टिव्स भी WTO के कंप्लीट हो गए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO क्या होता है ये देख लिया हमने। इसी के साथ चैप्टर 10 इंटरनेशनल बिजनेस हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो की PDF आपको स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पेड क्लासेस चाहिए बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की, ये सब मैं डील करूंगी, उन पेड क्लासेस के लिए भी आप स्टडीफाई सक्सेस की वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, और बहुत ही रीजनेबल रेट्स है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।